वबरकातुहू। आज टैक्सेस अपडेट्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं जी कि ईद की छुट्टियों के बाद, तो आज टैक्सेस के अपडेट्स दो सेशन में होगा, टैक्सेस का अपडेट्स और प्लस आपको बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेशन जो कोर्स होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहले 14 टैक्सेस के अपडेट्स हैं जी, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो टैक्सेस की जो बेनिफिट है टैक्स कोर्स के वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पहले मैं कर रहा हूँ जी आपके साथ 13 आज टैक्सेस के जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ। ये पहला जी आपके सामने आ रहा है जी। एक एक करके इस पे शेयरिंग कर लेते हैं जी। सबसे पहले पहला जी आपके सामने है कि सेक्शन 140 अवेलेबल है जी। अगर कोई बंदा असेसमेंट में टैक्स पे नहीं करता है असेसमेंट के बाद और उस पर स्टे नहीं लेता या अपील फाइल करके स्टे नहीं लेता, तो उसकी रिकवरी जो है उससे 140 सेक्शन में की जा सकती है और उसके बैंक अकाउंट को या जिससे उसने रिकवरी करनी हो और बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है और थर्ड पार्टी से रिकवरी भी की जा सकती है। तो उसमें सजेशन ये है कि जो रिकवरी की जो पावर है इसकी बैंक अकाउंट फ्रीज करने की, वो रजिस्टर्ड पर्सन से वो ना की जाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। ये तो जी पहली रिकमेंडेशन है ताकि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो और वो बिजनेस कर सके। बाकी डिटेल आप इसके अंदर इस पर देख सकते हैं। ये पहली अमेंडमेंट, ये पहली प्रपोजल है जी। अब मैं सेकंड की तरफ चलता हूँ जी। ये मैं पेश कर रहा हूँ जी। जी जी सेकंड जो टैक्सेस अपडेट है वो आपके सामने है जी। इस पे मैं बात कर लेता हूँ जी। ये काफ़ी दफ़ा चीज़ें रेज हो चुकी हैं जी। काफ़ी आइटम्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो इम्पोज की जाती है। अब उससे फिर फ़र्क क्या पड़ता है कि लोग जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर है और स्मगलिंग की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सजेशन ये है जी कि इसको रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया जाए ताकि लोग जेन्युइन तरीके से इंपोर्ट करें और अगर आगे री एक्सपोर्ट भी करनी है तो तब भी जब जो री इम्पोर्ट हो तो वो विदाउट रेगुलेटरी ड्यूटी का है। वरना लोग जहरी बात है, अगर आप अनरजिस्टर्ड सेक्टर तो बगैर टैक्सेस की चीज़ लेकर आया वो तो पे कर देगा, वो तो आपको सेल कर देगा। लेकिन जो रेसिपिएंट होगा वो ऑब्वियसली वो तो उसी के पास जाएगा जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर होगा। तो रजिस्टर्ड सेक्टर जो होगा उसके लिए फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि वो फिर इस तरह की चीज़ों को, वो ड्यूटीज और टैक्सेस को कोप अप जो है वो नहीं कर पाएगा। ये जी सेकंड आज का टैक्सेस अपडेट है। मैं अब थर्ड वन की तरफ जा रहा हूँ। जी ये थर्ड वन आपके सामने है जी। इसमें मेनली आपको पता है कि जो मोटरसाइकिल और ऑटो पार्ट्स हैं वो थर्ड शेड्यूल में अब आ गए स्टैंडर्ड रेट से निकल के। तो अब वो क्या क्या है कि उस पर रिटेल मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उसको फिक्स करने में जो इम्पोर्टर है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब इशू क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जो आगे चीज़ें बेचनी है वो होलसेल बेस पे या रिटेलर ने बेचनी है, प्लस उसकी डिमांड एंड सप्लाई का नहीं पता चलता, प्लस उसकी जो एक्सचेंज रेट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो वो इम्पोर्टर अब ओबियसली ये सजेशन दे रहे हैं कि जनाब आप ऐसे करें कि आप हमें इसको थर्ड शेड्यूल में से निकाल के जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बेसिस पे सेल टैक्स लेने की बजाय आप स्टैंडर्ड रेट पे हमसे ले लें जैसे आप पहले चार्ज कर रहे थे, ताकि ये प्रैक्टिकल इशू जो है इसको वंस फॉर दी ऑल सॉल्व किया जा सके। जी सॉरी ये फ़ोन आ गया था जी, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अब जो ये थर्ड वन जी, अब जी मैं आगे चलता हूँ फोर्थ वन की तरफ जी। जी ये फोर्थ टैक्सेस अपडेट जी आपके सामने है। एक्चुअली इसका इन इन शॉर्ट बात यह है कि
टैक्स ऑफिस कराची की तरफ से ये रिकमेंडेशन आई है कि आप जो जनरल रेट है जिसमें स्पेसिफिक 182 में पेनल्टी नहीं अवेलेबल है, उसको 5,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया जाए, ताकि लोगों के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो ज़्यादा, क्योंकि लोग परवाह ही वो कहते जी करते हैं, इसलिए पेनल्टी होगी तो फिर लोग कंप्लायंस ऑफ लॉ भी करेंगे। ये बेसिकली फोर्थ आपकी टैक्सेस अपडेट था जी। फिफ्थ वन की तरफ मैं जा रहा हूँ जी। ले जी, ये फिफ्थ वन आपके सामने है जी। इसमें बेसिकली जो नट शेल है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो इंश्योरेंस की सर्विसेज है ना, हेल्थ की और लाइफ इंश्योरेंस की, वो एज पर आवर इंफॉर्मेशन वो जो है एक तो वो एग्जाम, एक तो पीआरए में और आईसीटी में वो एज पर इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स है। अब हो क्या रहा है कि जो एसआरबी है उसके अंदर वो टैक्सेबल है। अब इंश्योरेंस की जो अब ये एक बड़ा इशू है कि हेल्थ की डायरेक्टली आप सर्विसेज ले तो वो एग्जाम्प्ट है, जबकि इंश्योरेंस की सर्विसेज आप ले तो वो उसको टैक्सेबल किया गया है एसआरबी में। एक तो वो एग्जाम्पशन कह रहे हैं जी दे दें इसके अंदर, दूसरे सूबे जहां जो दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इसमें एक और भी है कि जो जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें मेडिकल का भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर करने हैं। इसमें तो अच्छा वो कह रहे हैं कि इसकी कोडिंग और जो शेड्यूल है सबके, वो इस तरह डिज़ाइन किए जाए कि तमाम जो सूबे हैं वो एक ही रेट के ऊपर सेल टैक्स चार्ज करें, और एग्जम्पशन है तो सबके अंदर मिलनी चाहिए, वरना ऑब्वियसली लोग फिर उस प्रोविंस में जाके बिजनेस करेंगे जहाँ पे सेल टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जी। ये तो आपका अमेंडमेंट ये वाली थी। अब मैं आगे चलता हूँ जी। ये है जी आपके सामने मैंने पेश किया है। इसकी मेन जो इशू है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आपको पता है सीएनएसई का काफ़ी इशू सेल टैक्स और एफईडी और इनकम टैक्स के अंदर भी आया हुआ है। अब इशू ये हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये सीएनएसई पे जो 50,000 की, एक तो पहले तो कोशिश करें कि ये जो सीएनएसई की प्री कंडीशन है इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर अगर आप नहीं कर सकते तो इसकी लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख या 2 लाख जो भी है उसके ऊपर रीजनेबल अमाउंट पे ले जाए। प्लस ये है कि एंड कंज्यूमर के ऊपर अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो वहाँ भी सीएनएसई आपको पता है वो लाजमी दिया गया है। तो इसको अब मसला ये हो रहा है कि लोग फिर रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ, वो जो मांगेगा उसकी तरफ ही जाएंगे, अनरजिस्टर्ड की तरफ जाएंगे, और वो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो कंपेटिटिव बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में नहीं कर सकेगा। ये बेसिकली जी इसके अंदर जो मेन इशू है वो मैंने इसके अंदर पेश कर दिया जी। आगे मैं चलता हूँ जी। जी ये एक्सपोर्ट ऑफ सबसे बड़ा अच्छा इशू है जी। इसमें पंजाब में और आईसीटी में एक्सपोर्ट ऑफ आईटी रिलेटेड या उससे एक्सपोर्ट जो कंसल्टेंट उससे रिलेटेड सर्विसेज है एक्सपोर्ट की, वो एग्जाम्प्ट है, जाके सिंध के अंदर उसको सेल टैक्स लगा हुआ है। अब वो जो उस पर रेट उन्होंने जी, एक में जो एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे 3% है, एक और जो आईटी के सॉफ्टवेयर और आईटी रिलेटेड है उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट है। तो अब ऑब्वियसली लोग फिर उसी सूबे की तरफ मूव करेंगे प्रोविंस में जहाँ पे सेल टैक्स नहीं लगा हुआ। तो वो चाह रहे हैं कि जी आप इसको काइंडली जो है ना एफबीआर और पीआरए की तरह आप इसको एग्जेम्प्ट कर दें, ताकि बिजनेस फ्लरिश करे और जो डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली वो आपस में ख़त्म की जाए, जो मुख्तलिफ रेट्स की वजह से और टैक्सीबिलिटी की वजह से आ रही है जी। मैं आगे चलता हूँ जी। जी ये नंबर 8 है जी आज का टैक्सेस अपडेट। 13 टोटल है जी, तो उसमें नंबर 8 अब आपके सामने है। बेसिकली ये इन शॉर्ट इन नटशेल ये है
कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सर्विसेज एक्चुअली गुड्स की जब आप रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन करते हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में बंदा जब होगा तो उसका विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटा जाता। तो वो कह रहे हैं जी इसी तरह आप उसी बेस पे सर्विसेज भी जो सिंध में दी जा रही है वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाले पर्सन के ऊपर जो विद होल्डिंग है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि उसको बिजनेस करने में आसानी पैदा हो जाए। या फिर आप और अगर अनरजिस्टर्ड को करें तो बिल्कुल PRA की तरह वो दूसरे FBR की तरह वो भी 5% कर दे, वो तो चले ठीक है। और जो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड है उनके ऊपर वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। उसके अलावा मैं देखता हूँ जी, हाँ जी, ये दूसरे सूबों की तरह इसमें भी बिजनेस जो है वो उसी तरह इक्वल फुटिंग पे फ्लरिश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ। जी ये आज का जी 9th पॉइंट, ये एक्चुअली वही इशू है कि जब आप एक्सपोर्ट नॉन रेजिडेंट कंपनी सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान है तो रेसिपिएंट जो कंपनी है या जो रिसीव कर रहा है वो उसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो पे करेगा। पहली बात तो ये, तो वो रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी हो तो उसको ये रिवर्स चार्ज वाली फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि उस पर, क्योंकि अगर आप मुल्क के अंदर करेंगे तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएंगे तो अब जो जो रेंडर्ड कर रहा है वो भी सेल टैक्स पे करे, और उधर से जो विद होल्डिंग एजेंट है उधर से जो जहाँ टर्मिनेशन हुई है वो भी पे करे, तो ये डबल टैक्सेशन है। इसके अलावा और भी उन्होंने सजेशन इसके अंदर दी है कि इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि सूबों में इक्वल बेसिस पे काम किया जा सके। एक तो ये बात हो रही है इसके अंदर। अच्छा जी, मैं देखता हूँ अगर कुछ और नहीं है तो। और ये इसके अलावा और भी हैं, जहाँ अगर आप टूल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें या आप फ्रेंचाइज सर्विसेज में जो FED है उसमें रिवर्स चार्ज में इनपुट का इशू है, तो ये इशूज है वो कहते हैं इसको रिजॉल्व करें ताकि आसानी पैदा हो सके। जी आगे चलता हूँ मैं। जी जनाब, ये एक फर्दर जो टैक्सेस अपडेट है उसमें ये है कि देखें वो 850cc तक गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर एक फिक्स जो है वो इनकम टैक्स नई गाड़ी और ट्रांसफर पे लगा हुआ है। तो रिकमेंडेशन ये है कि एक स्लैब और ऐड कर दिया जाए कि 250cc तक गाड़ी को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, यानी इनकम टैक्स उस पर ना चार्ज किया जाए नई और ट्रांसफर पे। जबकि जब आप 251 से लेके 650cc तक जो है स्लैब रेट एक अलग डाल दिया जाए। इसी तरह ट्रांसफर के लिए भी उन्होंने कह दिया, ताकि क्योंकि अब पहले नहीं इस तरह था, अब वो चाह रहे हैं कि विद द सिचुएशन विद द इनोवेशन ऑफ न्यू थिंग्स अब वो स्लैब रेट उसके मुताबिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आगे चलता हूँ जी मैं। ये जी आपका आज का जो 11th पॉइंट है, एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये काफ़ी देर से पहले भी शेयर हो रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में कम आ रही है। उसमें उन्होंने कहा जो क्लैशेज इसके फेडरल के प्रोविंस के आपस में कुछ इश्यूज जो हैं उनको बैठ के रिजॉल्व कर लें। जैसे उसमें ज्यूरिसडिक्शन का ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज का है, जैसे सेल टैक्स रिटर्न हर सूबे में अलग फाइल की जाती है ICT को, वो तो उसके पास ही है, फेडरल के पास है, तो बाकी सब में अलग अलग फाइल की जा रही हैं। प्लस उसके अंदर टूल मैन्युफैक्चरिंग का इशू है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारा, प्रोविंशियल कहती है हमारा है। इसी तरह जो WPPF और वर्कर्स वेलफेयर फंड है 60A और 60B इनकम टैक्स लॉ में, वो एज ए डिडक्शन अब जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा, तो उसमें उन्होंने कहा FBR को सजेशन दे कि वो इसको अलाउ करे। सो इस तरह की सजेशन दे के ताकि, और फिर ये डबल टैक्सेशन ना हो कि अब जो जिसने पैसा लगाना है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, अब उसको अगर इस चीज़ों में आप डाल देंगे कि जी वो दोनों बंदे कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भी टैक्स मांग रहा है वो भी मांग रहा है, तो वो वैसे ही भाग जाएगा, फिर फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए इसको इन इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो कोई बंदा आता है वो क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ यहाँ पाकिस्तान में पैसा लगाए। जी मैं आगे चलता हूँ जी।
जी ये सेकंड लास्ट है जी आज का। ये काफ़ी इसमें चीज़ें शेयर हुई हैं जी बेसिकली। एक तो सजेशन ये आई है कि जो एग्री सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे मुल्क के अंदर, जिस पे हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं। तो उससे वो रेवेन्यू कहते हैं उस तरह जनरेट नहीं होता जो टैक्सेस की शक्ल में। इसलिए उन्होंने सजेशन ये दी कि इस पर एक विद होल्डिंग टैक्स जो है ना, कॉटन पे और वीट पे और शुगर केन पे 1 to 3% इम्पोज कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन और तमाम अक्रॉस उसमें बेशक एक लिमिट लगा दें 25,000 से ऊपर हो, जो भी लिमिट रखनी है, ताकि उससे टैक्स का जो एक तो नेट बढ़ेगा, और क्योंकि तमाम लोग इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। प्लस इसके अंदर एग्री इनकम को रीडिफाइन करने की उन्होंने कहा जी आप इसको रीडिफाइन करें, क्योंकि अभी इस वक्त लैंड बेस है या इनकम बेस्ड है, विच एवर इज हायर बेस पे प्रोविंशियल जो है वो प्रोविंस टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो जो लैंड रेंट पे दे देते हैं उसमें जो इनकम आती है वो भी एग्री इनकम है। उसमें सजेशन ये है कि इसको प्रॉपर्टी इनकम की तरफ टैक्स होना चाहिए, ना कि एग्री इनकम की तरह, क्योंकि जो कल्टीवेशन कर रहा है वो भी एग्री इनकम अर्न कर रहा है और जो रेंट रिसीव कर रहा है वो भी एग्री इनकम अर्न कर रहा है। तो ये एक सजेशन है, बाकी देखते हैं इस पर किस हद तक अमल होता है। आज का जी लास्ट टैक्सेस अपडेट मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। जी ये CNIC का वही इशू है जी। इसमें उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में जो CNIC की कंडीशन या तो ख़त्म कर दी जाए, नहीं तो इसकी लिमिट को इन्हेंस करके 2 लाख या 1 लाख तक ले जाया जाए। ताकि देखिए अगर ऐसे नहीं करेंगे तो अनरजिस्टर्ड तो सेक्टर तो पहले ही विदाउट सेल टैक्स और विदाउट ड्यूटीज़ की चीज़ें जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है, या तो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि कोई दूसरा बंदा मार्केट में सेल ना कर सके। अब चूंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं, तो फिर इससे क्या होगा कि रजिस्टर्ड सेक्टर डिस्करेज हो रहा है। तो इस CNIC की कंडीशन को तमाम बिजनेसमैन कह रहे हैं कि इसको रैशनलाइज करें, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। जी ये आज का लास्ट अपडेट था। अब मैं बेनिफिट्स ऑफ टैक्स मैनेजर कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जी मैं पहले वो मटेरियल देख लूँ जी, फिर आपसे साथ शेयर कर देता हूँ। जी ये लास्ट थी हमारा। एज यूजल जी मैं लोगों से शेयर करता हूँ इसके जो टैक्सेस कोर्स हम करा रहे हैं टैक्स मैनेजर का, उसमें ओबियसली हम लोग अपना मटेरियल देते हैं जी, रजिस्ट्रेशन फ्री है, डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट भी है इसके अंदर, और प्लस इसके बाद जो 15 साल के लास्ट ईयर के इनकम टैक्स और सेल टैक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ACMA और CA के, वो सॉल्व किए गए हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लास्ट 15 ईयर के, उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। उसके बाद इसके अंदर जो MCQs डाले गए हैं विद सोल्यूशन, विद एग्जाम्पल दी गई हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों के साथ करते हैं, जिससे कि विजन जो है ना वो मजीद उसमें टेक्निकल, लीगल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जब शेयर होते हैं तो नॉलेज इन्हेंस हो जाता है। प्लस इसके अंदर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है और रेलिवेंट लिंक्स हैं वो सारे इसमें गिवन है। और प्लस इसमें जो क्लास है इंशाल्लाह ताला वो 31 को इंशाल्लाह परसों हम शुरू करने जा रहे हैं जी, फिजिकल और ऑनलाइन दोबारा से। और फिजिकल क्लास ओबियसली कुछ SOPs को अडॉप्ट करते हुए हम करेंगे। तो जिन लोगों को हमसे इसमें कोर्स करना हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अब मैं जी हमने अपना जो YouTube का चैनल बनाया हुआ है उसका भी मैं लिंक दे देता हूँ, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने लिंक उसका कर दिया जी, इसको तमाम दोस्तों से इसको सब्सक्राइब जी। बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि छुट्टियों के बाद काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, इसलिए पॉइंट्स ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज तक के लिए इतना जी, अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी।